चौथा उष्ण जलीय रूपांतरण। क्षेत्र के आधार पर इसे प्रादेशिक और स्थानीय इन दो भागों में भी बांटा गया है, और कणों के आधार पर या परतों के आधार पर भी इन चट्टानों को बांटा गया है। तो इस प्रकार आपने चट्टानों या शैलों के बारे में पढ़ा, और इसके बाद का जो अध्याय है आपको वो है अपरदन। अपरदन आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी एक हम लोग अनस्टेबल अर्थ पर में रहते हैं, अनस्टेबल अर्थ पर रहते हैं। ये अस्थिर है, लगातार इसमें कुछ होता रहता है, कुछ भौगोलिक प्रक्रिया भी चलती रहती है, और कभी इसका उत्थान होता है और कभी इसका कोई भाग धंस जाता है। तो इसमें 2-3 शब्द हैं जो आपको जानना पड़ेगा। पहला है अनावृत्तीकरण। अनावृत्तीकरण का मतलब होता है कि ऊपर की परतों को हटा दिया जाना, अनावृत करना। और ये काम 2 प्रकार के बल करते हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अंतर्जात बल वे बल होते हैं जो पृथ्वी के आंतरिक हलचलों से उत्पन्न होते हैं, और बहिर्जात बल वो होते हैं जो पृथ्वी के बाहर दूसरे दूत या कारकों के द्वारा किए जाते हैं, और दोनों ही मिलकर अंततः एक कार्य करता है, और उसे कहते हैं समतलीकरण। और समतलीकरण का मतलब है धीरे धीरे जो ऊंचे उठे हुए भूभाग हैं, जैसे पर्वत हैं, पठार हैं, ये धीरे धीरे कट कर, छट कर, घिस कर काफ़ी नीचे आ जाता है। और जो निचला भाग होता है, जो बड़े बड़े गर्त होते हैं, गड्ढे होते हैं, छिछला झील होता है, वो भरने लगता है अवसादों से, और इस प्रकार समतलीकरण का कार्य होता है। और समतल स्थापन के कार्य को ग्रेडेशन कहते हैं। इसमें 2 शब्द आप लोग और जान लें, निम्नीकरण और अधिवृद्धिकरण। निम्नीकरण यानी नीचा किया जाना, और अधिवृद्धिकरण यानी उसकी ऊंचाई को बढ़ाना। डिग्रेडेशन, निम्नीकरण को डिग्रेडेशन कहते हैं, और अधिवर्धन को एग्रेडेशन कहते हैं। अनावृत्तीकरण में 3 शब्द हो आप लोगों ने जाना। पहला है अपक्षय, दूसरा है वृहत्क्षरण, और तीसरा है अपरदन। अपक्षय एक स्थैतिक प्रक्रिया है, यानी आपने शब्द सुना होगा, ये अपने स्थान पर ही टूटता फूटता रहता है। ऐसे बहुत सारे कारक होते हैं जिसके कारण चट्टानें अपने स्थान पर ही टूटती फूटती रहती हैं, और इसमें जलवायु का बहुत महत्वपूर्ण हाथ होता है। दूसरा है वृहत्क्षरण। वृहत्क्षरण मास वास्टिंग, ये बहुत बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से एक बृहत क्षेत्र में बहुत बड़े भूभाग में ये कार्य संपन्न होता है, और संपन्न किसके द्वारा किया जाता है? प्रकृति के विभिन्न कारक या दूत के द्वारा। और तीसरा जो अपरदन का कार्य है, ये अपक्षय के विपरीत, अपक्षय एक आपने जाना कि एक स्थैतिक प्रक्रिया है, जबकि अपरदन एक गतिक प्रक्रिया है, ये गतिशील होता है। यहाँ पर 2 कार्य होते हैं, एक परिवहन और दूसरा निक्षेपण। यानी अपरदन में परिवहन और निक्षेपण दोनों ही समाहित है। तो अपरदन आप लोगों ने जाना कि एक गतिशील प्रक्रिया है। यहाँ पर जो पदार्थ पाए जाते हैं, मटेरियल जो चट्टानें हैं, उनकी तोड़फोड़ होती है, फिर उनका स्थानांतरण होता है, और फिर उसका निक्षेपण होता है, और फिर ये उनका घर्षण होता है, उनका क्षरण होता है, परिवहन होता है। ये सारे शब्द चलते रहते हैं, ये सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। अपरदन के अभिकर्ता या दूत कौन कौन से हैं, इसके बारे में आप लोग थोड़ा जानते भी होंगे। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। ये जो वर्षा का जल है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है, और वर्षा का जल अंततः इकट्ठा होकर नदियों के द्वारा प्रवाहित होता है। तो नदियां एक बहुत ही सक्रिय दूत रहती हैं अपरदन की, खासकर ऐसे क्षेत्रों में जहां वर्षा अधिक होती है। दूसरा जो इसका दूत है वो भूमिगत जल है, और ये क्षेत्र प्रायः चूना पत्थर का क्षेत्र या खड़िया का क्षेत्र, यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण कारक है। और ये लेकिन अंडरग्राउंड है, भूमिगत ही अपना अपरदन का कार्य करता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण दूत है वो समुद्र की लहरें हैं, और समुद्र की लहरें समुद्र जहाँ जहाँ भी पाए जाएंगे वो अपने किनारे घिसकर काटकर लहरों के द्वारा उस स्थल को परिवर्तित करता रहता है, तोड़फोड़ करता रहता है, अपरदन का कार्य करता रहता है। फिर हिमनद बहुत महत्वपूर्ण कारक है, और हिमनद की प्राप्ति कहाँ होती है? ये बहुत ही ऊंचे पर्वतों पर
या तो वहाँ पाया जाएगा जहाँ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाएगा, ताकि पानी सालों भर जमा रह सके। तो हमारे हिमालय के बिल्कुल उत्तरी भाग में आप ऐसे हिमानियों के दर्शन कर सकते हैं। हमारा जो सियाचिन ग्लेशियर है वो आप सभी इसका नाम जानते हैं, इसका एक बहुत प्रमुख उदाहरण है। और इस हिमनद कहाँ एक तो पाया जाएगा ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में, और दूसरा कहाँ पाया जाएगा बिल्कुल उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में, खासकर अगर हम लोग उदाहरण देखें तो उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बिल्कुल उत्तरी भूभाग में, जहाँ की जलवायु काफ़ी ठंडी है। और ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आर्कटिक प्रदेश की ओर जाएंगे, ऐसे हिमानियों के दर्शन होते जाएंगे। आल्प्स में भी बहुत सारी हिमानियाँ पाई जाती हैं। तो इसके अलावे परिहिमानी भी बहुत महत्वपूर्ण है। परिहिमानी उसे कहते हैं जहाँ धरातल पर सालों भर मिट्टी जमी रहती है, यानी उसका तापमान जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाता है। ये भी बहुत सारी अपर्दन की आकृतियाँ बनाती है। तो इस प्रकार अपर्दन के ये सारे दूत हो गए। और अपर्दन के प्रकार पर हम लोग जल्दी जल्दी इसकी चर्चा कर लें। इसके जो प्रकार हैं, आप लोगों ने पहला प्रकार तो जो जाना वो है अपघर्षण। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बचपन में। अपघर्षण में क्या होता है कि नदियों में, उदाहरण के लिए नदियों में जो छोटी छोटी चट्टानें होती हैं, जो पत्थर कंकड़ होते हैं, वो उस नदी की तली को या नदी के किनारे को अपने खुद से ये चट्टानें जो हैं रगड़ती रहती हैं, घिसती रहती हैं और चट्टानों को जो तली में है तोड़ती फोड़ती रहती हैं। इस प्रक्रिया को अपघर्षण कहते हैं। दूसरी प्रक्रिया है वो सन्निघर्षण कही जाती है। सन्निघर्षण में ये चट्टानें आपस में एक दूसरे से टकराकर टूटती फूटती रहती हैं। तो इसमें जो ऊर्जा आता है, कहाँ से आता है? ये नदी के वेग से, जल के वेग से इसमें, और ढाल से, नदी के ढाल से इसमें ऊर्जा आती है, जिसके कारण सन्निघर्षण और अपघर्षण कार्य संपन्न हो पाता है। तीसरा प्रकार है घोलीकरण या संक्षारण। ये है चट्टानों का जल के द्वारा घोल लिया जाना, जिसके कारण चट्टानें कमजोर हो जाती हैं और ढीली पड़ जाती हैं और फिर उनका विखंडन होने लगता है। फिर एक प्रक्रिया और है, वो खासकर शुष्क पवनों के क्षेत्र में, जहाँ बहुत तेज गति से हवाएं चलती हैं, खासकर अर्धशुष्क और शुष्क या मरुस्थलीय परिस्थितियों में, जैसे उदाहरण के लिए सहारा, अटाकामा, कालाहारी, और हमारे देश में राजस्थान में अरावली के पश्चिम पाए जाने वाले थार मरुस्थल में। तो यहाँ पर की जो प्रक्रिया है अपर्दन के का जो प्रकार है उसे अपवाहन कहते हैं। इसमें पवन मोटे छोटे बड़े रेत के कणों को उखाड़ कर काफी दूर तक बहा कर ले जाता है और बाद में धीरे धीरे ये कहीं धीरे धीरे धरातल पर उतरते हैं। पांचवा इसका जो प्रकार है वो है उत्पाटन। वो परिहिमानी या ये हिमानी क्षेत्रों में, जहाँ जहाँ हिम नदियाँ बहती हैं, वहाँ चट्टानें जो हिम नदियों के तल में बहती हैं वो उसे उखाड़ कर बहाकर अपने साथ ले जाती हैं। इसे उत्पाटन कहते हैं। और एक और प्रक्रिया है इसका जलगति क्रिया। तो इस प्रकार हम लोगों ने अपर्दन के प्रकार को जाना। यह है घोलीकरण या संक्षारण, सन्निघर्षण, अपघर्षण, अपवाहन, उत्पाटन और जलगति क्रिया। और अंत में हम लोग एक चीज और चर्चा करना चाहेंगे, वो है, और इसको आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, वो है अपर्दन चक्र। अपर्दन चक्र अपर्दन को का एक महत्वपूर्ण चक्र होता है। आप इसके पहले जो रॉक चट्टान पढ़ा था उसमें भी रॉक साइकिल की बात हुई थी। हर जो चट्टान साइकिल या चक्र उसे कहते हैं जब वो पुनः बार बार अपने पुराने स्वरूप में लौट आता है। तो शैल में भी ये होता है। आग्नेय चट्टानें अवसादी चट्टानें बन जाती हैं, अवसादी चट्टानें और आग्नेय चट्टानें रूपांतरित चट्टानें बन जाती हैं और कटकर घिसकर टूट फूट कर फिर ये अवसादी चट्टानें बन जाती हैं। इस प्रकार एक चक्र चलता रहता है। तो ये तो
रॉक साइकिल या चट्टानों का शैल चक्र हुआ। और दूसरा चक्र अपर्दन चक्र की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ये अपर्दन चक्र जो होते हैं, जो इसके विभिन्न कारक होते हैं, नदी, परिहिमानी, पवन इत्यादि का एक अपर्दन करने का भी एक चक्र होता है। ये और अपर्दन को नियंत्रित करने वाले जो कारक होते हैं, इसकी जल्दी जल्दी हम लोग चर्चा कर लें। ये है तापमान यानी जलवायु। जलवायु बहुत महत्वपूर्ण होता है। तापमान, पाला और चट्टानों की संरचना। और तीसरा है जो धरातल जहाँ पर है उसकी प्रकृति क्या है, चट्टानों की संरचना की जो हुई वही चट्टानों की संरचना या धरातल की प्रकृति। और तीसरा है ढाल। और चौथा वनस्पति। और पांचवा जीव जंतु। और छठा मानव स्वयं। जलवायु बहुत महत्वपूर्ण है। जलवायु अक्सर कहीं का जलवायु जहाँ जो बहुत गर्म रहता है, रात काफ़ी ठंड हो जाती है, तो जलवायु में इस प्रकार दैनिक तापांतर से काफ़ी बदलाव आता है। और चट्टानों पर इसका प्रभाव पड़ने वाला ऐसा महत्वपूर्ण होता है कि ये धीरे धीरे विखंडित होने लगती हैं। चट्टानें कई जगह तो उनका अपसल्कन होने लगता है। जिस प्रकार प्याज के छिलके एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, उन्हें अपसल्कन कहते हैं। इसी प्रकार चट्टानों की भी जो ऊपरी परतें होती हैं वो क्रमशः बहुत अधिक तापमान से गर्म हो जाने पर और फिर ठंडे हो जाने पर वो धीरे धीरे कमज़ोर होकर टूट जाते हैं। और पाला भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार वर्षा का जल चट्टानों की दरारों में जम जाता है। जब जमा हो जाता है और रात में तापमान काफ़ी ठंड हो जाता है तो दरारों का जल जम जाता है और उसका आयतन बढ़ जाता है। तो आयतन बढ़ने से दरारें भी फिर चौड़ी हो जाती हैं और फिर क्या होता है कि धीरे धीरे ये फैलने लगती हैं और चट्टानों का विखंडन होने लगता है। इस प्रकार चट्टानों की जो संधियां होती हैं और दरारें होती हैं वे बहुत ही कमज़ोर स्थल होते हैं। चट्टानों के विखंडन की वहाँ पर बहुत अधिक संभावना होती है और वो टूट ही जाती हैं। ढाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ढाल के सहारे जो ऊपर की परत है चट्टानों की वो टूट फूट कर लुढ़क जाती है नीचे, और जो अंदर वाली जो परत है चट्टानों की वो फिर बाहर आ जाती है, तो इस परत का विखंडन होने लगता है। इस प्रकार जो ऊपरी परत है वो विखंडित होकर अपर्दित होकर वो लुढ़क कर नीचे चला जाता है ढाल के कारण, और फिर ये प्रक्रिया इस प्रकार की चलती रहती है। वनस्पति आप लोगों ने जो पहाड़ों पर रहते हैं उन लोगों ने देखा होगा कि चट्टानों पर बहुत विषम परिस्थिति रहती है, लेकिन उसमें भी ऐसे विषम परिस्थिति में भी पेड़ उगे रहते हैं और ये पेड़ अपनी जड़ें धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाती हैं। विशाल पेड़ हो जाता है और उनकी जड़ें धीरे धीरे चट्टानों को विखंडित करने लगती हैं और चट्टानें धीरे धीरे क्रमशः बहुत वर्षों में टूट जाती हैं, छोटे बड़े बड़े टुकड़े में टूट जाती हैं। इसे ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं। जीव जंतु भी महत्वपूर्ण है। चूहा, सांप ये सब बिल बनाकर रहता है। केचुआ मिट्टी को खोदता रहता है। सियार भी मांद बनाता है। तो ये भी अपर्दन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और अंत में मानव की भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य भी अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी आकांक्षाओं के लिए कई बार बहुत सारे कार्य करता है। चट्टानों को तोड़ फोड़ कर कई बार सुरंगें बना लेता है, सड़क मार्ग, रेल मार्ग इत्यादि बनाता है, इसकी रचना करते हैं। तो इस प्रकार आप लोगों ने पढ़ा कि जो वेदरिंग होता है वो 3 प्रकार का होता है: भौतिक, रासायनिक और बायोलॉजिकल या जैविक। इस प्रकार अंत में आप लोगों ने चट्टान एवं अपर्दन ये दोनों टॉपिक पढ़ा। हालांकि दोनों ही काफ़ी लंबा टॉपिक है। आप इसका नोट्स बनाएं, किताबों की सहायता लें, और ये आपने पहले भी इसे पढ़ा होगा। एक बार फिर से आप इसे पढ़कर अपने पाठ को दोहरा लें। धन्यवाद।